Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you to the 32nd lecture on the course Organizational Behavior. So, you know that we were from the last previous lecture, and for today's lecture as well, we are going to have we are doing a recap of what we have done in the course of Organizational Behavior. कोर्स आपको पता है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और ये वाले जो दो लेक्चर्स हैं ये रिकैप में, जिसमें मैं आपको सारे डिफरेंट जो टॉपिक्स थे जो हमने कवर किए इस कोर्स में उनकी हाइलाइट्स दे रही हूँ। ठीक है, तो पहला जो 31st वाला था उसमें मैंने आपको पहले 9 लेक्चर्स की हाइलाइट्स दी, और इसमें हम अपने जो बाकी रिमेनिंग लेक्चर्स हैं उनकी हाइलाइट्स देखेंगे, और यहाँ पे बेसिकली हम उनको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने की कोशिश करेंगे हाइलाइट्स को डिफरेंट लेक्चर्स के। तो टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ ही चुके हैं। तो आई विल सी कि जहाँ पे मुझे उन कुछ लेक्चर्स जिनमें मैं देखूंगी कि कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट या इस तरह की, मतलब ऑफ कोर्स एवरी लेक्चर इज़ इम्पोर्टेंट, लेकिन जिनमें मुझे ये लगेगा कि कोई इतनी टेक्निकलिटी इन्वॉल्व नहीं है और देयर इज़ नथिंग दैट मच कॉन्सेप्चुअल और दैट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड, तो वो वहाँ पे मैं इतनी ज़्यादा उसको एम्फसाइज या रिपीट नहीं करूँगी। उन टॉपिक्स को ही रिपीट करूँगी जो मुझे लगेगा कि दे आर अ लिटिल कॉन्सेप्चुअली डिफ़िकल्ट एंड दे मे नीड सम रेपिटेशन। हमने 10th लेक्चर में अपने चेंज को देखा, चेंज मैनेजमेंट को डिस्कस किया। वी डिस्कस द डिफरेंट फोर्सेस फॉर चेंज। हमने इसमें देखा कि कैसे जो है वो वी डिस्कस्ड अ नंबर ऑफ फोर्सेस, इकोनॉमिक भी देखी, सोशल देखी, पॉलिटिकल फोर्सेस देखी, डेमोग्राफिक फोर्सेस देखी कि वो कैसे चेंज को दैट ड्राइव चेंज या जो चेंज को लेके आती हैं और हूँ दैट मेक चेंज इम्पेरेटिव। ठीक है, उसके बाद हमने प्लान्ड और अनप्लान्ड चेंज में डिफरेंसेस देखे। ठीक है, एंड इसमें हमने देखा कि कैसे जो प्लान्ड चेंज है वो दैट इज़ बेसिकली प्लान टू डायरेक्ट द एम्प्लॉयज बिहेवियर उस डायरेक्शन में, और जो अनप्लान्ड चेंज है वो एम्प्लॉयज के बिहेवियर को जो है वो क्योंकि ओवर्ट चेंज होती है और इमीडिएट चेंज होती है, देयरफॉर उसका पर्पस जो है वो अनप्लान्ड चेंज जो है वो तो सिर्फ सिंपल रिस्पॉन्स है और ये रिएक्शन है मैनेजमेंट का टू द चेंजेस। ठीक है, मतलब जैसे एम्प्लॉय की डिमांड्स हैं या नीड्स हैं, इफ दे आर गोइंग ऑन स्ट्राइक के जी हम इफ़ यू नीड दिस नीड ऑफ आवर्स ऑर्गेनाइजेशन, अगर उसको रिस्पॉन्ड कर दे तो वो एक अनप्लान्ड चेंज है। लेकिन प्लान चेंज इज कॉन्ट्रारी टू दैट, वो तो एक मैनेजमेंट की पूरी प्रॉपर एक आप अपनी एक्सरसाइज करके यू ट्राई टू ब्रिंग दैट चेंज। ठीक है, वो एक डॉक्यूमेंटेड होती है, दैट इज विद लॉजिक और विद आर्गूमेंट्स, एंड दैट इज बैक्ड विद एक सुटेबल वो एक रीजनिंग से बैक्ड होती है, और इट हैज़ अ प्लान, एक्शन प्लान होता है एंड एवरीथिंग। ठीक है, और उसमें बिहेवियर मॉडिफिकेशन होती है, और दूसरा ये कि एनवायरमेंटल जो चेंजेस हैं या अडेप्टिंग टू दोज एनवायरमेंटल सर्कमस्टांसेस, तो ये दो चीज़ें उसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। उसके बाद फिर हमने रेजिस्टेंस टू चेंज को देखा कि देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व्ड व्हेन वी टॉक अबाउट द रेजिस्टेंस टू चेंज। एम्प्लॉइज के इंडिविजुअल फैक्टर्स को हमने डिस्कस किया और हमने ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स को डिस्कस किया, एंड वी सॉ कि कैसे ये दोनों फैक्टर्स जो हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं एम्प्लॉयज़ की रेजिस्टेंस टू चेंज, वाई एम्प्लॉयज़ आर रेजिस्टेंट टू चेंज। इनको हमने डिटेल में डिस्कस किया, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशनल, इंडिविजुअल एंड ग्रुप लेवल इनर्शिया को देखा। इस तरह ही फिर हमने एक्सपर्टीज़ देखी एम्प्लॉयज़ की, एम्प्लॉय की रिसोर्स एलोकेशन देखी, उनके पावर रिलेशनशिप्स देखे, फिर उनकी सिक्योरिटी, उनकी जो इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं। ठीक है, ये कैसे चीज़ें सारी इन्फ्लुएंस करती हैं उनकी रेजिस्टेंस टू चेंज में। देन वी डिस्कस दैट हाउ द ऑर्गेनाइजेशन, क्या इंटरवेंशंस हैं उसके पास, मैनेजमेंट के पास, के ओवर रेजिस्टेंस टू चेंज कैसे ओवरकम की जा सकती है ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो उसमें भी सॉ के जो रेजिस्टेंस टू चेंज है ये बेसिकली इट कैन बी ओवरकम बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स जो इसको ओवरकम कर सकते हैं। सपोर्ट प्रोवाइड की जाए ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, कम्युनिकेट किया जाए उस चेंज को, जो भी प्रोसेस आप लाना चाह रहे हैं उसको प्रॉपरली पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट के थ्रू कर सकते हैं।
ठीक है। और फिर उसके अलावा देयर आर अदर ऑप्शंस अवेलेबल, जैसे मैनिपुलेशन को हमने डिस्कस किया, कोर्शन को डिस्कस किया, ठीक है। सो फिर इसके अलावा ये कि हमने देखा कि कैसे जो है फेयरनेस अगर होगी, प्रोसीजरल फेयरनेस होगी चेंज प्रोसेस में, तो फिर भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि रेजिस्टेंस कम होगी टू द चेंज। उसके बाद हमने डिफरेंट अप्रोचेस देखी टू मैनेजिंग द चेंज, सच एज वी डिस्कस द लुइस 3 स्टेप जो है वो चेंज मॉडल देखा अपने लेक्चर 11 में। और उसके बाद हमने क्वार्टर्स 8 स्टेप प्लान देखा। तो ये दोनों बेसिकली जो क्वार्टर प्लान है दैट इज बिल्ट ऑन द लुइस 3 स्टेप जो चेंज मॉडल है, जिसमें पहले आपने अनफ्रीज करना है जो स्टेटस को, ठीक है। उसके बाद आपने मूव करना है टू द न्यू, एंड देन यू हैव टू रीफ्रीज टू अ न्यू इक्विलिब्रियम, ठीक है। एंड आपका इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है, जब हमने ये देखा कि आपकी जो दो अपोजिंग फोर्सेज हैं, एक आपकी ड्राइविंग फोर्स है और जो एक रेजिस्टिंग फोर्स है, वो जब दोनों व्हेन दे आर इक्वल, तो फिर इक्विलिब्रियम उस वक्त आता है व्हेन दे आर जो मतलब बैलेंस आउट हो, तो उस वक्त इक्विलिब्रियम आता है। अगर उन दोनों में से इक्विलिब्रियम और फिर आपने रीस्टोर करने के लिए उन दोनों को बैलेंस में करना है, और फिर आपने उसको जो अनफ्रीज करने के लिए कैसे यू नीड टू जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, हाउ यू नीड टू ईदर यू नो रिड्यूस देम और यू नीड टू एनहांस द ड्राइविंग फोर्सेस, और यू नीड टू मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू in order to achieve that unfreezing stage. उसके बाद हमने क्वार्टर के 8 स्टेप जो प्लान देखा, उसमें कि अभी डिस्कस्ड कि कैसे जो मैनेजर्स हैं वो मिस्टेक्स करते हैं ऑन डिफरेंट एरिया, सो हाउ दे नीड टू इम्प्लीमेंट दिस 8 स्टेप। हमने एक डिटेल्ड प्लान देखा जिसमें कैसे मैनेजर दे नीड टू मेक अ विजन और एम्प्लॉइज़ को इन्फॉर्म करना, फिर वो विजन करना, इन्फॉर्म करना, शेयर्ड होना, उस विजन का कम्युनिकेट करना एम्प्लॉइज़ के साथ, और इस तरह करके हमने डिटेल में ये 7-8 स्टेप्स देखे। देन वी डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, और इसकी भी 6 हमने इंटरवेंशंस डिस्कस की ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की, ठीक है, जिसमें हमने देयर वर अ नंबर ऑफ इंटरवेंशंस दैट वी डिस्कस्ड कि कैसे ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, जिसमें अप्रिशिएटिव इंक्वायरी को हमने देखा, और इसमें हमने यू कैन सेंसिटिविटी ट्रेनिंग को देखा, राइट, और जो है वो क्वेश्चनियर सैम्पलिंग या सर्वे मेथड को देखा कि राइट, और देन टीम्स को देखा, टीम बिल्डिंग को, इंटर जो ग्रुप कोहेसन है या डेवलपमेंट है उसको देखा, ठीक है। सो इस तरह से हमने ये डिफरेंट जो हैं ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की इंटरवेंशंस को डिस्कस किया, दैट हाउ टेक्निक्स को, दैट हाउ दे कैन हेल्प इन यू नो अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एट द वर्क प्लेस। देन वी ऑल्सो डिस्कस दैट क्रिएटिंग द कल्चर फॉर चेंज, कि कैसे एक चेंज कल्चर आप क्रिएट कर सकते हैं, और हाउ दैट कैन बी प्रमोटेड थ्रू इनोवेशन एंड थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इनोवेशन में हाउ यू नीड टू चैलेंज द आप जो एग्जिस्टिंग वेज ऑफ डूइंग थिंग्स एंड नॉर्म्स हैं, या जो ट्रेडिशनल वेज हैं उनको चैलेंज करने की जरूरत है, ब्रिंगिंग अप ऑफ न्यू आइडियाज़, उनको फ्लरिश करना, कल्चर इनोवेशन का क्रिएट करना ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। फिर इंडिविजुअल्स इस तरह के सिलेक्ट करें, then there has to be a match between the individual and the culture and all that हमने डिस्कशन की। इसके बाद लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन को हमने देखा, फिर हमने ये भी देखा कि क्या क्या कंडीशंस हैं which make the organization a learning organization. It should have a double loop learning instead of the single loop learning, जिसमें वो कोई भी एरर्स या ओमिशंस या प्रॉब्लम्स आए तो उनको कंट्रोल करने के लिए, चेक करने के लिए, करेक्टिव एक्शन के लिए आप एग्जिस्टिंग अपने जो नॉर्म्स हैं या पास्ट में जो आप करते हैं, जो करंट पॉलिसीज हैं, डोंट ओनली स्टिक टू देम बट ट्राई टू फाइंड आउट, लुक आउट फॉर सम न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, ठीक है। और ऑल्टरनेटिव्स देखें, फाइंड आउट फ्रॉम सम ब्रेनस्टॉर्मिंग बेटर ऑप्शंस देखें कि उनके लिए क्या हो सकती हैं। तो दैट इज व्हाट अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टेंटली अपडेट्स इट्स नॉलेज डिपॉजिटरी मेमोरी को और लर्न करती है कॉन्स्टेंटली, दैट इज अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एक लर्निंग इंडिविजुअल होता है जो कि कॉन्स्टेंटली लर्न कर रहा होता है नई चीजें, ठीक है। तो आप एग्जिस्टिंग लर्निंग तो वही होती है विच इज न्यू, ठीक है, लर्निंग वो तो नहीं होती विच इज ओल्ड। तो अगर आप अपनी ओल्ड चीजों को या जो करंट आपकी पॉलिसीज प्रैक्टिसेस हैं उन्हीं को अगर आप करेंगे तो देन यू वोंट बी लर्निंग तो आप उसी वक्त होंगे व्हेन यू विल बी स्किलिंग योरसेल्फ विद न्यू थिंग्स। उसके बाद हमने लेक्चर 12 में देखा एथिकल बिहेवियर को हमने डिस्कस किया, डिस्कस दैट व्हाट वी मीन बाय एथिकल बिहेवियर एट वर्क प्लेस। डिफरेंट फैक्टर्स को हमने देखा जो कि शेप करते हैं एथिकल बिहेवियर एट वर्क प्लेस। तो इसमें हमने मेनली जो 3 जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखे, दैट वाज बेसिकली इंडिविजुअल फैक्टर्स देखे, सुपरवाइजर का हमने इन्फ्लुएंस देखा, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स देखे, फिर कल्चरल इन्फ्लुएंस भी उसमें आ जाता है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर हाउ इट इन्फ्लुएंसेस द एथिकल बिहेवियर। तो हमने ये देखा
मैंने आपको एक इसमें टेबल और चार्ट सा एक बना के दिखाया था, जिसमें मैंने आपको एक वॉल स्ट्रीट जर्नल का मेरा ख्याल है वो चार्ट था, जिसमें एक सर्वे था बेसिकली, जिसमें ये बताया गया था कि कैसे जो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हैं, दे आर द लार्जेस्ट मेन इन्फ्लुएंस फॉर द एम्प्लॉइज टू मेक अनएथिकल जो डिसीजंस हैं उनके या अनएथिकल कंसिडरेशंस के लिए जो लार्जेस्ट फैक्टर सिंगल डिटर्मिनेंट है, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। तो उससे हमें ये पता चला था कि कैसे जो जैसे डेडलाइंस दैट आर कमिंग फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, ये टू टफ डेडलाइंस हो ऑर्गेनाइजेशन की, या आपकी जो परफॉर्मेंस के साथ लिंक्ड अप होती है प्रोडक्टिविटी विच इज टू हायर टारगेट्स एंड स्टफ लाइक दैट, अदर प्रेशर्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, ओवरवर्क के प्रेशर्स या डेडलाइंस को मीट करना एक्सेट्रा। और इसी तरह फिर जो प्रेशर दे वर एट द टॉप ऑफ द लिस्ट, और फिर उसके बाद सुपरवाइजर का इन्फ्लुएंस था, और उसके बाद इंडिविजुअल फैक्टर्स थे। लेकिन ऑफ कोर्स इंडिविजुअल फैक्टर्स भी कि हाउ इंडिविजुअली आपकी कितनी मॉरल डेवलपमेंट हुई है, कितनी आपकी एथिकल डेवलपमेंट हुई है, ये सारे फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं। कुछ सम इंडिविजुअल्स जो हैं वो दे ब्रिंग जस्टिफिकेशंस फॉर देमसेल्व्स, दे डिसीव देमसेल्व्स एंड अदर्स बाय गिविंग जस्टिफिकेशंस दैट ओके आई डिड इट व्हाई बिकॉज ऑफ दिस रीजन एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट अनएथिकल। तो ये आपकी इंडिविजुअल डेवलपमेंट को शो करता है कि आपकी अपनी मॉरल डेवलपमेंट कितनी हुई है, और फिर वो इस चीज़ को भी आपकी पर्सनालिटी कितनी, पर्सनल डेवलपमेंट कितनी हुई है, फिर आप ये कि आपकी सब्जेक्टिव उसके ऊपर भी आ जाता है कि आपकी ग्रोथ, इन्वायरमेंट, आपका जो सोशलाइजेशन है वो किस तरह की है, सब्जेक्टिव नॉर्म्स किस तरह के हैं। सो इन सारी चीज़ों के ऊपर आपकी जो हमने डिस्कस किया कि जो एथिकल बिहेवियर है वो दैट डिपेंड्स अपॉन ऑल दीज डिफरेंट फैक्टर्स। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल है। फिर सुपरवाइजर को हमने रोल डिस्कस किया कि उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इफ हिमसेल्फ विल प्ले एथिकल देन द एम्प्लॉइज विल ऑल्सो बी एथिकल। बट और समटाइम्स वी ऑल्सो सॉ दैट कैसे अनइंटेंशनली सुपरवाइजर ऐसी पॉलिसीज और रूल्स बना देता है, ऐसे टारगेट्स दे देता है एम्प्लॉइज को, अपने सबॉर्डिनेट्स को, जो कि उनके लिए डिफिकल्ट होते हैं मीट करना, एंड एज अ रिजल्ट ड्यू टू द प्रेशर फ्रॉम द सुपरवाइजर दे एंटर इनटू अनएथिकल बिहेवियर्स और अनएथिकल वेज में। वो सीएस की हमने बड़ी इंपॉर्टेंट मजेदार एग्जांपल इसमें की, ठीक है। और इसके बाद में हमने देखा एटलीस्ट 4 वेज इन विच मैनेजमेंट कैन इन्फ्लुएंस एथिकल बिहेवियर एट वर्क, ठीक है। मैनेजमेंट के इन्फ्लुएंसेस ऑन एथिकल बिहेवियर एट वर्क को हमने देखा। फिर इन रिलेशन टू द एथिक्स वी डिस्कस द फेयरनेस एंड वी ऑल्सो सॉ दैट व्हाई फेयरनेस इज इंपॉर्टेंट, व्हाई एम्प्लॉइज नीड टू बी ट्रीटेड फेयरली, हाउ ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस कॉन्सेप्ट इज लिंक्ड टू द फेयरनेस। ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस की हमने 4 डायमेंशंस डिस्कस की, ठीक है, एंड दे वर बेसिकली starting off with डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को देखा हमने टू स्टार्ट विद। फिर हमने जो है वो जिसमें विच इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटकम्स और आउटपुट, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा प्रोसीजरल जस्टिस को, दैट वाज बेसिकली लिंक्ड टू द प्रोसीजर्स दैट आर बीइंग यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और के आउटकम जो फेयरनेस कितनी प्रोसीजर्स में। फिर हमने इंटरपर्सनल और इंफॉर्मेशनल जस्टिस को देखा, और विद रिस्पेक्ट टू दीज वी डिस्कस्ड कि कैसे आपका जो इंटरपर्सनल जस्टिस है वो हाउ दैट शोज कि आपका कितनी रिस्पेक्ट और केयर और लव के साथ यू आर बीइंग ट्रीटेड बाय योर सुपरवाइजर, एंड इन्फॉर्मेशनल इज दैट आपका सुपरवाइजर आपको कितनी इन्फॉर्मेशन की जो प्रोसेसिंग है उसके बारे में आपकी क्या परसेप्शंस हैं, कि जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है या जो एनी इन्फॉर्मेशन दैट इज रेलिवेंट हाउ दैट हैज बीन पास्ड ऑन टू यू, या आपसे विदहोल्ड हो रही है, दूसरों को पास ऑन हो रही है, और योर सुपरवाइजर इज नॉट पासिंग दैट इन्फॉर्मेशन ड्यू टू वन रीजन और द अदर। तो ये परसेप्शंस हैं आपकी कि इन्फॉर्मेशन कितनी फेयरली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है एंड कितनी टाइमली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो ठीक है। इसी तरह फिर डिस्ट्रीब्यूटिव अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटकम्स एंड रिलेशन टू डीज हमने ये देखा कैसे इन चारों परसेप्शंस जो हैं जस्टिस की, वी ऑल्सो डिस्कस्ड कि ये कैसे डिफरेंट आउटकम्स के साथ रिलेटेड हैं, ठीक है। और इसमें हमने ये भी देखा कि चारों के डिफरेंट आउटकम्स हैं, डिफरेंशियल आउटकम्स हैं। फिर हमने इनको लिंकअप भी किया विद द वर्क प्लेस डिविएंस, कि अगर इंडिविजुअल्स परसीव नहीं करते जस्टिस एट द वर्क प्लेस तो वो दे विल बी इंगेज्ड इनटू द वर्क प्लेस डिविएंस। डिविएंस में भी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क प्लेस डिविएंस देखी। प्रोडक्शन डिविएंस को हमने देखा जिसमें आप अपनी प्रोडक्शन से डिविएट करते हैं, प्रोडक्टिविटी लो दें, क्वालिटी क्वांटिटी प्रोडक्शन के काम करें। प्रॉपर्टी डिविएंस को हमने देखा, और प्रॉपर्टी डिविएंस में मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपनी सैबोटेज कैन बी रिलेटेड टू द थेफ्ट एंड सैबोटेज ऑफ प्रॉपर्टी एंड यू नो स्टफ लाइक दैट। इंटरपर्सनल डिविएंस को भी हमने देखा, और जो है इस तरह से हमने डिफरेंट फॉर्म्स देखी
जो है वो पॉलिटिकल डिविएंस को हमने देखा और पर्सनल एग्रेशन को हमने देखा, ठीक है। और पॉलिटिकल डिविएंस में हमने देखा कि कैसे आपका जो है वो पॉलिटिकल आप बिहेवियर्स में इंगेज होते हैं, एंड देन द एग्रेशन में देखा हाउ एंटर इनटू पर्सनल एग्रेशन में वायलेंट बिहेवियर्स, ठीक है। एंड इनको हमने लिंक किया विद द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ जस्टिस। वी आल्सो डिस्कस्ड कि कैसे जो प्रोसीजरल जस्टिस है वो अगर एक एम्प्लॉय जो है वो इन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को परसीव कर रहा है लेकिन प्रोसीजरल नहीं परसीव कर रहा, और डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं परसीव कर रहा लेकिन प्रोसीजरल भी नहीं कर रहा, तो उसकी आउटकम्स के ऊपर वो ही विल बी मच मोर वायलेंट। बट इफ ही इज परसीविंग प्रोसीजरल जस्टिस एंड नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, देन उसकी एक्सेप्टेंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव आउटकम्स माइट बी मोर, उसमें वो इतना वायलेंट शायद ना हो। इनकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस को इन अदर वर्ड्स हमने डिस्कस किया, तो ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा एटलीस्ट 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन मैनेजिंग डिसमिसल्स इफेक्टिवली। तो इसमें हमने वी डिस्कस्ड बेसिकली डिसमिसल्स को हमने डिस्कस किया, रॉन्गफुल डिस्चार्ज को डिस्कस किया, काफ़ी सारे यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था विच वर क्लोजली लिंक्ड कॉन्सेप्ट्स बट डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट्स, जैसे ले ऑफ्स में, फिर जो है वो टर्मिनेशंस में, टर्मिनेशन एट विल, ठीक है। उसके बाद जो रॉन्गफुल डिस्चार्ज है उसमें, ठीक है। और जो है वो इन सारी चीज़ों में क्या इनमें डिस्टिंक्शंस हैं। फिर हमने वॉक इन इंटरव्यूज़ देखे, और उसके अलावा हमने फिर टर्मिनेशन इंटरव्यू देखा। सो यू शुड टर्मिनेशन इंटरव्यू देखा, फिर हमने आउट प्लेसिंग देखी, काउंसलिंग देखी, आउट प्लेसमेंट काउंसलिंग देखी कि कैसे आउट प्लेसमेंट काउंसलिंग कुछ ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड करती हैं, व्हाई डू दे प्रोवाइड इट, एंड यू कैन से दैट योर we exit interviews, I was saying exit interviews फिर हमने देखा you should be able to make distinctions between all these different terms because they're distinct concepts। तो अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, उनको they don't know क्या डिफरेंस है टर्मिनेशन में और ले ऑफ में, they don't know कि डिस्चार्ज में और टर्मिनेशन में क्या फ़र्क है, रॉन्गफुल डिस्चार्ज में और टर्मिनेशन में क्या फ़र्क है, टर्मिनेशन एट विल क्या होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए इनमें। इसी तरह जो टर्मिनेशन इंटरव्यू है उसमें और एग्जिट इंटरव्यू में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, इनका आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर में डिस्कस की। उसके बाद हमने अपने 13th लेक्चर में वी बेसिकली आइडेंटिफाइड मेन फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। हमने देखा कि क्या कम्युनिकेशन कैसे फंक्शंस, कंट्रोलिंग को देखा हमने, और फिर जिसके प्लानिंग को देखा, ऑर्गेनाइजिंग को देखा, मोटिवेटिंग को देखा। सो वी डिस्कस्ड कि कैसे मोटिवेशन जो कम्युनिकेशन है वो इट बेसिकली परफॉर्म्स ऑल दीज डिफरेंट। तो ये सारे फंक्शंस विदाउट कम्युनिकेशन इट्स नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म दोज फंक्शंस। देन वी डिस्कस द कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। प्रोसेस हमने पूरा देखा जिसमें इनकोडिंग मैसेज से शुरू होके इन मैसेज की इनकोडिंग आती है, फिर उसकी डिकोडिंग आती है। हमने नॉइज का एलिमेंट देखा, उसमें फीडबैक को देखा। हमने ये देखा कि कैसे इनकोडिंग और डिकोडिंग में जो है वो डिफरेंसेस आ सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपने मैसेज को इनकोड किया है, देन दैट मैसेज इज सेंड, मैसेज को इनकोड किया, वो मैसेज सेंड हुआ, और फिर लेकिन आपने उसको डिकोड, जो रिसीवर है उसने उस मैसेज को प्रॉपरली डिकोड नहीं किया, यानी देयर इज डिफरेंस आ गया बिकॉज ऑफ द नॉइज की वजह से डिफरेंसेस आ सकते हैं, परसेप्चुअल डिफरेंसेस की वजह से आ सकते हैं, ड्यू टू अदर एलिमेंट्स जो हमने डिस्कस किए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्कस किए कि उनकी वजह से। तो वो एक पूरा प्रोसेस हमने कम्युनिकेशन का देखा। उसमें हमने एलिमेंट देखा फीडबैक का, फिर हमने ये भी देखा कि कैसे जो है वो डाउनवर्ड, अपवर्ड और लेटरल कम्युनिकेशन, डिफरेंट फॉर्म्स देखी कम्युनिकेशन की। तो वी डिस्कस दैट डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज जब एक मैनेजर पॉलिसीज को, रूल्स को या दूसरे फॉर्मल प्रोसेसेस को, मेमोस को, ऑफिस ऑर्डर्स को जब कम्युनिकेट कर रहा होता है टू द एम्प्लॉइज एट द लोअर लेवल, दैट इज द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। या टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट को या लोअर मैनेजमेंट को कर रही होती है, वो भी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। और अपवर्ड कम्युनिकेशन इज व्हेन सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो मैनेजर्स के पास, व्हेन दे आर गोइंग टू द मैनेजर्स फॉर सम यू नो, व्हेन दे आर कम्युनिकेटिंग विद द मैनेजर्स ऑन डिफरेंट इश्यूज के ऊपर, कोई प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, हाउ टू सॉल्व, हाउ टू डू टास्क, ये वो व्हाटएवर, जब वो अपने हायर मैनेजर के पास जा रहे होते हैं, तो दैट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन। एंड वी आल्सो डिस्कस द लेटरल कम्युनिकेशन व्हिच इज एट द सेम, जैसे पीयर लेवल के ऊपर कम्युनिकेशन हो रही हो मैनेजर्स के आपस में, और सो एट द सेम लेवल जो पीयर लेवल पे लिटरल कम्युनिकेशन एट द सेम लेवल हो रही है, दैट इज द लिटरल कम्युनिकेशन। और इन सब की हमने फिर एग्जांपल्स भी, विद एग्जांपल्स मैंने आपको ये सारी डिटेल्स बताई थी।
फिर हमने देखा हाउ टू कंट्रास्ट ओरल, रिटन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का हमने डिस्कस किया कि फेस टू फेस जो होती है, और हमने देखा कि कैसे इसमें इट इज़ द रिचेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज यहाँ पे फीडबैक का जो मैकेनिज्म है दैट इज़ वेरी एक्टिव। ठीक है, आपको उसी वक्त वर्ड फीडबैक मिल जाता है, इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, एंड जो अगर मैसेज इनकोडिंग और डिकोडिंग में इफ देयर आर एरर्स या नॉइज है तो ओरल कम्युनिकेशन में दैट कैन बी उधर ही उसको फिक्स किया जा सकता है। रिटन कम्युनिकेशन हमने देखा कि दैट इज़ वेरी फास्ट। ठीक है, उसमें आपके जो टाइम है, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो सकती है। नंबर ऑफ एडवांटेजेस हमने डिस्कस किए रिटन कम्युनिकेशन के, दैट कम्स इन रिकॉर्ड में आ जाती है आपके पास, एंड फॉर इयर्स एंड इयर्स यू कैन कीप दैट रिकॉर्ड विद यू एंड यू कैन रेफर बैक टू दैट, वो आप रेफरेंस उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन हमने उसका देखा कि ड्रॉबैक्स भी हैं रिटन कम्युनिकेशन के, सच एज उसमें आपको जो है वो यू नो इन द रिटन कम्युनिकेशन यू डोंट हैव टू ड्रॉबैक उसका यही है कि उसमें जो है वो इट्स नॉट दैट रिच कम्युनिकेशन सोर्स एज द ओरल कम्युनिकेशन। व्हाई? बिकॉज इसमें ऑफ कोर्स व्हेन यू सेंड एन ईमेल फॉर एग्जांपल, एंड जिस तरह से द टोन इन विच यू हैव रिटन दैट ईमेल, जैसे आपने उसकी इनकोडिंग की है, द मैसेज दैट यू हैव ट्राइड टू गिव टू द अदर पर्सन, ही और शी मे नॉट रिसीव दैट मैसेज दैट वे। ठीक है, और उसमें फिर इसका मतलब है कि उसमें फीडबैक जो है वो इतना, उसका फीडबैक अच्छा मैकेनिज्म नहीं है, और देयर कैन बी नॉइज का एलिमेंट उसमें ज्यादा है कंपेयर टू द ओरल कम्युनिकेशन। फिर हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी देखा, जिसमें हमने ये देखा कि नॉन वर्बल जो है वो बेसिकली जैसे थ्रू बॉडी लैंग्वेज के थ्रू होती है, एंड उसकी हमने इम्प्लीकेशंस देखी कि समटाइम्स आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके जो जेस्चर्स हैं, आप फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, दे आर नॉट सपोर्टिंग योर ओरल कम्युनिकेशन, एंड हाउ इन दैट केस आपने how it is for the other person it can be tricky कि what do you mean or what the other person means when उसकी verbal और non-verbal communication जो उसमें there are differences। उसके बाद हमने we also discussed the formal communication networks and the grapevine। ग्रेपवाइन का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया कि कैसे जो र्यूमर्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस में स्प्रेड करते हैं अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, इंपॉर्टेंट इश्यूज जो एम्प्लॉइज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं स्पेसिफिकली, तो जितने इंपॉर्टेंट ज्यादा होंगे उतनी ही ग्रेपवाइन ज्यादा। फिर हमने ये भी देखा कि कैसे मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी जो है वो एम्प्लॉइज तक पहुंच जाती है, जो कि एक्चुअली समथिंग एक्चुअली इज हैपनिंग एट द अपर और हायर अप्स पे, एंड मोस्टली द इंफॉर्मेशन हैज आल्सो बीन रिपोर्टेड टू बी ट्रू। ठीक है, और इसमें हमने वी ऑल्सो डिस्कस्ड के ऑर्गेनाइजेशंस में ग्रेपवाइन जो है उसके पॉजिटिव फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस भी हैं, बिकॉज इट गिव्स द मैनेजर एन आइडिया कि कौन से टॉपिक्स हैं, इशूज हैं विच आर रियली इंपॉर्टेंट टू द एम्प्लॉइज, एंड ऑल्सो वी डिस्कस्ड दैट देयर आर अ नंबर ऑफ गाइडलाइंस फॉर द मैनेजर्स ऑन हाउ दे कैन हैंडल ग्रेपवाइन के इशूज, कैसे अराइज होने से बचा सकते हैं, इसको हैंडल कैसे कर सकते हैं अप्रोप्रिएटली बाय गिविंग द इंफॉर्मेशन इन टू द एम्प्लॉइज एंड टेकिंग देम इन कॉन्फिडेंस। सो इन नंबर ऑफ हमने इसकी टिप्स मैंने आपको दी थी कि कैसे ग्रेपवाइन जो है उसमें आप हैंडल, मैनेजर का क्या रोल है। देन वी एनालाइज द एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के क्या है, इसके विद रिस्पेक्ट टू दिस वी ऑल्सो डिस्कस्ड जैसे जो है वो इंस्टेंट मैसेजिंग वगैरह को भी हमने देखा। ठीक है, एंड इंस्टेंट सर्विसेज जो है, टेक्स्ट मैसेजिंग को भी हमने देखा। हाउ रिचनेस चैनल रिचनेस अंडरलाइज द चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, वी ऑल्सो डिस्कस दिस। ठीक है, तो इसमें क्या था कि वी सॉ कि कैसे जो है वो आपके जो चैनल रिचनेस है वो कैसे इन्फ्लुएंस करती है, मतलब वी डिस्कस्ड के जी जो ओरल चैनल्स हैं वो दे आर मोस्ट रिच होते हैं, जो ओरल कम्युनिकेशन है दैट इज़ द रिचेस्ट, तो वहाँ पे चैनल रिचनेस सबसे ज़्यादा है। और लेकिन आपको चॉइस आपने कैसे करनी है, मतलब कोई आपके पास देयर इज सम इंफॉर्मेशन है जो आपने देनी है अपने सबऑर्डिनेट्स को, हाउ विल यू चूज कि आपने उसको फेस टू फेस देनी है या बाय ईमेल देनी है या कोई ऑफिस मेमो देना है, लेटर देना है, व्हाट यू हैव टू डू, कैसे डिसाइड होगा ये, तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन। अगर वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो आप उसको जो लेस रूटीन लाइक वेज हैं उनमें देंगे, यानी यू ट्राई कि आप उसको फेस टू फेस दें, रिचेस्ट चैनल उसमें यूज करें, क्योंकि जितने जो इनडायरेक्ट चैनल्स हैं वो उतने ही ज्यादा वो उनमें रिचनेस भी कम होती हैं, जितने डायरेक्ट चैनल होगा उतनी उसकी रिचनेस भी ज्यादा होगी, तो फेस टू फेस इज द रिचेस्ट चैनल। तो इसलिए और फिर जो लेकिन रूटीन लाइक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कोई सर्कुलर है हॉलीडे का,
ठीक है, नेशनल हॉलीडे का या कोई इस तरह का सर्कुलर है, ठीक है, विच इज़ अ रूटीन इन्फॉर्मेशन, तो यू डोंट नीड टू, ऑफ कोर्स आपको फेस टू फेस मीटिंग कॉल करके वो देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यू कैन जस्ट सेंड एन ऑफिस मेमो एंड दैट्स इट। सो इसको हमने डिटेल से इन चीज़ों को डिस्कस किया। इसके बाद हमने अपने 15th लेक्चर में देखा द बैरियर्स टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट बैरियर्स टू इफेक्टिव, तो इसमें हमने फिल्टरिंग वगैरह को देखा, फिर हमने देखा कि कैसे जो है वो स्टीरियोटाइपिंग वगैरह, एंड वी डिस्कस्ड अ नंबर ऑफ अदर बैरियर्स, कल्चरल बैरियर्स हो सकते हैं, जेंडर डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, सो देयर आर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स विच कैन कॉज बैरियर्स इन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसी तरह हमने क्रॉस कल्चरल बैरियर्स को भी देखा, जो कि विच कैन इन्फ्लुएंस द डिफरेंसेस, सिमेंटिक्स के डिफरेंसेस हमने देखे, और इस तरह के नंबर ऑफ डिफरेंसेस हमने देखे इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो हमने कम्युनिकेशन वाले लेक्चर्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। इसके बाद हमने 16th लेक्चर में देखा कि व्हाट इज लीडरशिप, ठीक है, लीडरशिप को हमने डिस्कस किया और डिफरेंशिएट मैंने आपको करके बताया बिटवीन द लीडर एंड द मैनेजर। हाँ, तो वी डिफरेंशिएटेड बिटवीन द लीडर एंड द मैनेजर। वी सॉ कि जो लीडर है वो पावर के डिफरेंसेस उनमें क्या है। मैनेजर के पास एक फॉर्मल अथॉरिटी होती है, रूल होता है, बट विद द लीडर इज नॉट नेसेसरी कि उसके पास हो कोई फॉर्मल अथॉरिटी या फॉर्मल पावर हो, बट लीडर हैज़ द एबिलिटी कि वो मोटिवेट कर सके एम्प्लॉयज को, उनमें विजन दे सके और उनको डायरेक्ट कर सके एज इन ऑर्डर टू ही शुड हैव द एबिलिटी कि वो उन एम्प्लॉयज का जो बिहेवियर है उनको इस तरह से अलाइन कर सके टू मीट द विजन ऑफ द कंपनी, ठीक है, और वो सबऑर्डिनेट करें अपने पर्सनल गोल्स को ओवर द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ठीक है। तो हमने डिफरेंट ट्रेट्स देखे लीडरशिप के, और हमने डिफरेंट थेरीज देखी लीडरशिप की, स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम द ट्रेट थेरीज ऑफ लीडरशिप। इसमें हमने बिग 5 मॉडल को डिस्कस किया, इसके सारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स को डिस्कस किया, और हमने देखा कि कैसे ये थेरी कहती है कि जो लीडरशिप है दैट इज रिलेटेड टू द ट्रेट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, ठीक है, कि इट इज फिक्स्ड, सो वेदर समबडी इज अ लीडर और नॉट, इट इज बॉर्न। तो बॉर्न लीडर्स होते हैं या नहीं होते, ठीक है। तो ट्रेड थेरीज जो हैं उन्होंने ये कहा। उसके बाद बिहेवियरल अप्रोचेस को हमने डिस्कस किया, जिसमें ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की जो अप्रोचेस थी इनको देखा, और बेसिकली हमने जो है वो देखा कि इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर्स और कंसिडरेशन, ठीक है, या टास्क ओरिएंटेड और रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर्स का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, और इन्होंने बताया कि कैसे जो है ये लीडर्स जो हैं वो they can either be task oriented or they can be relationship oriented हो सकते हैं लीडर्स। सो इनके आउटकम्स हमने देखे दोनों तरह की लीडरशिप के कैसे प्रोडक्टिविटी और सेटिस्फैक्शन को ये दोनों अप्रोचेस डिफरेंटली दे सजेस्ट कि इनके वन अप्रोच सेज दैट इट्स मोर रिलेटेड टू कमिटमेंट्स एंड सेटिस्फैक्शन एंड लेसर टू प्रोडक्टिविटी एंड वाइस वर्सा। इनकी रिकमेंडेशंस देखी। फिर हमने अपने नेक्स्ट जो लेक्चर था 17th, उसमें हमने कॉन्टिजेंसी जो थेरीज ऑफ लीडरशिप हैं उनको डिस्कस किया, फील्डर्स कॉन्टिजेंसी मॉडल को डिस्कस किया। इन्होंने बेसिकली देखें पहली जो इससे थेरीज थी वो देवर द बिहेवियरल थेरीज थी, उससे पहले ट्रेड थी, देन दीज आर द कॉन्टिजेंसी थेरीज जिनमें जो हैं आपकी सिचुएशनल फैक्टर्स को इन थेरीज ने इन्वॉल्व किया, एंड दे एक्सप्लेन्ड कि कैसे जो लीडर बिहेवियर है दैट इज बेसिकली सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में लीडर का जो बिहेवियर है वो इफेक्टिव होगा, किस तरह की सिचुएशंस में इनइफेक्टिव होगा या लेस इफेक्टिव होगा, ठीक है। और जो किस तरह के जो लीडर्स हैं दे शुड अकॉर्डिंग टू लीडर जो है वो आपको leader cannot change his behavior, but either you need to change the situation according to the leadership style of the leader, or you know otherwise जो है वो situation में अगर लीडर अपने स्टाइल को चेंज नहीं करेगा और इफ दैट विल नॉट अडेप्ट टू दैट सिचुएशन देन इट्स गोइंग टू बी अ फेलियर। तो इस तरह से कॉग्निटिव रिसोर्स थ्योरी को भी डिस्कस किया, जिसने अगेन इसमें भी जो डिफरेंट एलिमेंट्स थे एक्सपीरियंस स्ट्रेस वगैरह को लेकर हमने देखा कि कैसे इन्फ्लुएंसेस आते हैं एम्प्लॉयज़ के ऊपर ऑफ द लीडरशिप मॉडल, एंड देन वी डिस्कस द हर्सेन ब्लेंचर सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल एज वेल। फिर हमने अपने 18th लेक्चर जो था इसमें वी डिस्कस बेसिकली द पाथ गोल थ्योरी को देखा, एलएमएक्स थ्योरी को देखा। तो एलएमएक्स थ्योरी में वी डिस्कस्ड कि कैसे जो है वो एलएमएक्स क्वालिटी relationships जो हैं वो how you know they are basically good and not so good quality relationships, इन ग्रुप्स और आउट ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट देखा। और इसमें हमने फिर वी डिस्कस्ड कि कैसे जो है वो
इंडिविजुअल्स जो हैं वो जो सुपरवाइजर्स हैं वो इन ग्रुप मेंबर्स को ज़्यादा रिसोर्सेज देते हैं, ज़्यादा उनको चैलेंजिंग टास्क देते हैं कंपेयर टू द आउट ग्रुप मेंबर्स जिनको इतने अच्छे रिसोर्सेज और टास्क क्वेश्चन नहीं होती इतनी चैलेंजिंग, एंड हाउ एज अ रिजल्ट जो है वो the in groupers they show more better satisfaction and commitment and more productivity and better performance and behaviors compared to the out group members. Then we had a discussion on the different inspirational approaches to leadership. उसमें हमने mainly transformational leadership को देखा, एक मॉडल देखा जिसमें transactional leadership, laissez-faire leadership थी, ठीक है, टास्क ओरिएंटेड लीडर था, तो ये डिफरेंट टाइप्स थी लीडरशिप की। फिर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप था, फिर हमने ट्रांजैक्शनल लीडरशिप को डिस्कस किया। वी आल्सो डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन द transactional and the transformational leader, and with respect to this importantly we also discussed के जो transformational इनमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या हैं ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजैक्शनल लीडर में, और जो ट्रांसफॉर्मेशनल और कैरिस्मेटिक लीडर में, और वी आल्सो डिस्कस्ड कि कैरिस्मेटिक लीडर जो है उसकी डाउन साइड क्या है। फिर हमने एथिकल लीडरशिप को भी डिस्कस किया, एंड देयर इन we tried to link up the concept of ethical leadership with the downside of the charismatic leadership. और ऑनलाइन लीडरशिप को देखा, इसमें सेल्फ लीडरशिप यहाँ पे मिसिंग आ रहा है। सेल्फ लीडरशिप को हमने डिस्कस किया, एंड वी सॉ कि कैसे जो सेल्फ मैनेज विद रिस्पेक्ट टू द सेल्फ मैनेजिंग एंड जो क्रॉस फंक्शनल टीम्स का सेल्फ मैनेजिंग टीम्स का कॉन्सेप्ट है, सो बेसिकली सेल्फ लीडरशिप इज रिलेटेड टू दैट। मेंटरिंग को बड़ी डिटेल में देखा, इसके दोनों एस्पेक्ट्स को देखा, जो साइकोलॉजिकल मेंटरिंग है, सोशियो साइकोलॉजिकल, और जो दूसरी आपकी करियर मेंटरिंग है, उन दोनों को देखा। मेंटोर्स कैसे फॉर्म होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल मेंटरिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। फिर जो है वो किस तरह की जो आपके ग्रुप्स कैसे बनने चाहिए, मेंटर और मेंटी की असाइनमेंट कैसे होती है, ठीक है, उनकी जो है वो कैसे मैच मिसमैच उनका कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की अपने 18th लेक्चर में। उसके बाद हमने अपने 19th लेक्चर में कॉन्फ्लिक्ट के बारे में डिस्कशन की। वी डिस्कस दैट कैसे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट होती है, अराइज होती है ऑर्गेनाइजेशन में। इसके डिफरेंट व्यूज हमने देखे, ट्रेडिशनल ह्यूमन रिलेशंस और इंटरेक्शनिस्ट व्यू देखा। वी डिस्कस्ड कि कैसे जो ट्रेडिशनल व्यू है उसने दैट यूज्ड टू से कि जी कॉन्फ्लिक्ट जो है दैट इज ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज डेट्रीमेंटल एंड इट हैज टू बी एलिमिनेटेड। बट देन ह्यूमन रिलेशंस का व्यू देखा, जिसमें उन्होंने कहा कि no, that's not the case. Not all kinds of conflict जो है that is wherever two people or two human beings will be working, there has to be conflict that is natural. So उन्होंने accept किया कि conflict can arise when the people are working together. And they also suggested that it's not necessary कि all types of conflicts जो हैं वो they are bad for the organization. तो फिर आगे further interactionists जो थे, इन्होंने हमें इसकी multiple जो है वो understanding दी, differentiate किया between the functional and dysfunctional conflict, and they explained that how it's not necessary that all types of conflicts are dysfunctional. तो कुछ conflict जो है वो आपकी functional भी हो सकती है, ठीक है, नॉट नेसेसरी कि जो आपकी हर तरह की कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बुरी हो। जो डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट है दैट शुड बी अवॉइडेड, बट फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट अप टू अ सर्टेन लेवल दैट इज गुड। तो कॉन्फ्लिक्ट जब एक सर्टेन लेवल तक रहती है तो उस वक्त तक वो डिसफंक्शनल होती है। ये नहीं कि इन्होंने डिफरेंशिएट किया बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में, जैसे जो रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट है या प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट है या टास्क कॉन्फ्लिक्ट है, एंड दे एक्सप्लेन दैट कैसे टास्क और प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट के लो और मॉडरेट लेवल्स तक दैट इज ओके, दैट इज फंक्शनल, बट बियॉन्ड दैट इज डिसफंक्शनल। और जो आपकी दूसरी है रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, उसके हर लेवल बेशक वो लो भी हो, दैट इज डिसफंक्शनल एंड मस्ट बी अवॉइडेड। वी आल्सो सॉ कि कैसे मैनेजर्स जो हैं दे स्पेंड अ लॉट ऑफ देयर टाइम इन सॉल्विंग द रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट एट द वर्क प्लेस which is totally unproductive. फिर हमने कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस को डिस्कस किया, ठीक है, एंड वी ऑल्सो देन डिस्कस्ड द बेसिकली नेगोशिएशन को। फिर हमने देखा दैट हाउ नेगोशिएशन की फिर डिफरेंट टाइप्स को देखा कि कैसे जो नेगोशिएशन है दैट कैन हेल्प इन रिजॉल्विंग द जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको। इंटीग्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग को हमने डिस्कस किया इसमें।
ठीक है। फिर कॉन्फ्लिक्ट को जो रेजोल्यूशन स्ट्रेटजीज थी या टेक्निक्स थी उनको भी हमने देखा कि कैसे जो कुछ इंडिविजुअल्स हैं वो ज़्यादा कोलैबोरेटिंग को यूज़ करते हैं, कुछ जो हैं वो सम आर मोर कॉम्प्रोमाइजिंग, सम आर मोर अवॉइडिंग स्ट्रेटजीज़ को या टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। और बेसिकली इस तरह से हमने डिफरेंट जो 5 इसकी वो डिस्कस की। और इसके बाद हमने बेसिकली 5 स्टेप्स दिखे इन द नेगोशिएशन प्रोसेस। देन वी डिस्कस्ड दैट हाउ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस दे इन्फ्लुएंस द नेगोशिएशंस। We also saw the role of the third party negotiations। इनमें हमने देखा था उसको, मीडिएटर को देखा, आर्बिट्रेटर को देखा, तो मेनली और इनके डिफरेंसेस हमने देखे। एंड देन वी डिस्कस द कल्चरल डिफरेंसेस आल्सो इन द नेगोशिएशंस के। और इसमें हमने देखा कि कैसे कौन से कल्चर, जापानीज कल्चर जो वो कैसे नेगोशिएशंस वहाँ पे होती हैं, अमेरिकन में कैसे होती हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। सो बेसिकली वी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिविज्म एंड इंडिविजुअलिज्म। इसके बाद जो हमारा 20th लेक्चर था उसमें हमने बेसिकली क्या किया कि सेफ्टी को डिस्कस किया। तो इसमें हमने बेसिकली देखा कि सेफ्टी, वाई इज सेफ्टी इम्पोर्टेंट, वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के डिफरेंट लॉज मैंने आपको बताया विच आर प्रेवलेंट इन पाकिस्तान। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट्स बताई ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज, ठीक है। एम्प्लॉयर का राइट है कि वो बेसिकली एम्प्लॉई इफ देयर इज समथिंग हैजर्डियस है कोई वर्क प्लेस पे, तो एम्प्लॉई मस्ट रिपोर्ट इट टू द एम्प्लॉयर, दैट इज द राइट ऑफ द एम्प्लॉयर। एंड एम्प्लॉई का ये राइट है कि एम्प्लॉयर उसको एक सेफ और हेल्दी वर्क प्लेस और एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, ठीक है। और उसको जो सेफ्टी के मेजर्स हैं दे शुड ऑल बी प्रोवाइडेड एट द वर्क प्लेस टू द एम्प्लॉई, ठीक है। इस तरह ही हमने फिर मैनेजमेंट का रोल देखा इन सेफ्टी, हाउ मैनेजमेंट की जो कमिटमेंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट द कमिटमेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट आप जो है वो अचीव नहीं कर सकते अपनी जो सेफ्टी की रेगुलेशंस को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। कोई भी, मैंने आपको बताया था कि पॉलिसी हो ऑर्गेनाइजेशन की, बेशक वो सेफ्टी पॉलिसी है या कोई और पॉलिसी है, वो उस वक्त तक इम्प्लीमेंट नहीं होगी जब तक एम्प्लॉयज़ ये परसीव ना करें कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो कमिटेड है टूवर्ड्स दैट पॉलिसी और प्रैक्टिस और इनिशिएटिव। तो इसलिए मैनेजमेंट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर ये है कि एक्सीडेंट्स को हमने देखा कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर कॉजिंग एक्सीडेंट्स, तो उसमें हमने देखा कि अनसेफ कंडीशंस हो सकती हैं एट द वर्क प्लेस एंड सच एज द स्पिल ओवर्स हैं, हाई हॉट टेम्परेचर्स हैं, मशीनरी वगैरह वेरी हॉट स्लिपरी फ्लोर्स हैं एक्सेट्रा। अनसेफ एक्ट्स जो हैं वो कॉज कर सकते हैं, हमने ये भी देखा हाउ द डिफरेंट unsafe acts by the employees such as if they don't wear gloves and while going to very hot temperatures। फिर insufficient light है, illumination है, glare है, so ये सारे factors जो हैं ये accidents को, unsafe conditions को, unsafe जो work environment है, they all contribute to that। Then we basically discuss that कैसे आप unsafe acts because they're on the part of the employee, so they must be reduced by एम्फसाइजिंग द प्रॉपर सेफ्टी ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को दी जाए, उनको एजुकेट किया जाए कि क्या इनकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। और रीइंफोर्स किया जाए जो एम्प्लॉयज़ फॉलो करते हैं ट्रेनिंग्स को, सेफ्टी मेजर्स को, उनको पॉजिटिवली बाय रिवॉर्डिंग देम, बाय रिकग्नाइजिंग देम एंड दोज एम्प्लॉयज़ हु आर बेसिकली नॉट फॉलोइंग देम उनको नेगेटिवली रीइंफोर्स किया जाए, यानी उनको पनिश किया जाए और इस तरह से उनको उनका इस बिहेवियर को रीइंफोर्स किया जाए, ठीक है। फिर आप सिलेक्शन और प्लेसमेंट में, ट्रेनिंग में, मोटिवेशन में मैंने आपको एग्जांपल बताई थी ड्राइवर की कि अगर इफ समवन इज अ रिस्की ड्राइवर एंड समवन इज नॉट एंड अदर वन इज नॉट अ रिस्की ड्राइवर, तो दैट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी कि आप कितने बेसिकली रिस्क टेकर हैं और रिस्क अवर्स हैं। तो इसलिए ये जो सिलेक्शन प्लेसमेंट है ये इट कैन हेल्प यू, ये सारे आप अनसेफ एक्ट्स को रिड्यूस कर सकते हैं लार्जली बाय डिटर्मिनिंग कि एम्प्लॉय की नेचर क्या है, उसकी पर्सनैलिटी किस तरह की है और नेचर ऑफ जॉब क्या है। अगर वो सेंसिटिव नेचर ऑफ जॉब है, यानी इफ इट डिमांड्स एम्प्लॉई से, अगर वो जॉब इस तरह की है, सेंसिटिव है कि वो एम्प्लॉई से डिमांड करती है कि वो रिस्की जॉब है या उसमें ऑक्यूपेशनल कोई रिस्क के एलिमेंट्स हैं,
तो आप एक रिस्क टेकिंग एम्प्लॉय को वहाँ पर हायर करेंगे तो यू सी दैट देयर विल बी अ मिसमैच। तो इसी तरह हमने ट्रेनिंग को देखा कि ट्रेन करें एम्प्लॉयज़ को, उनको एजुकेट करें अबाउट द सेफ्टी एंड हेल्थ हैजर्ड्स एंड द रिक्वायरमेंट, सेफ्टी ट्रेनिंग्स। मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्डक्ट सेफ्टी एंड हेल्थ ऑडिट्स, इसको हमने डिस्कस किया, ठीक है, दैट ऑन द रेगुलर बेसिस दैट कैन इम्प्रूव द सेफ्टी एंड हेल्थ सिचुएशन इन द कंपनी। देन वर्क प्लेस हेल्थ हैजर्ड्स को हमने डिस्कस किया, किस तरह के हैं, अबाउट द लाइट इल्यूमिनेशन वगैरह के बारे में। दूसरे हैजर्ड्स जैसे स्मोकिंग एट द वर्क प्लेस हो गई, और दूसरे इस तरह के सब्सटेंस अब्यूज़ को देखा, इन्फेक्शस डिजीजेज, हाउ द ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो उनको टेस्ट करवाती हैं एम्प्लॉयज़ के एंड ऑल दैट। फिर स्ट्रेस बर्नआउट को देखा, computer related health problems, smoking, violence. Then in our 21st lecture, we basically discussed the power, that what is power when we call that somebody is powerful, ठीक है। और फिर contrast हमने देखा अगेन लीडर में आपको फिर इसलिए पता होना चाहिए लीडर, पावर और मैनेजर, इन तीनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है कि आप लोगों के क्विजेज होंगे, असाइनमेंट्स होंगी, फिर आपके सेशनल्स हैं, मिड्स हैं, फाइनल्स हैं, तो इसमें इसलिए यू शुड हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ, आपको ये कॉन्सेप्चुअल डिफरेंसेस का पता होना चाहिए। अच्छा, फिर बेसिस ऑफ पावर को हमने देखा, एंड देन वी सॉ डिस्कस द डिपेंडेंसी विच इज़ द की टू पावर। वी डिस्कस द पावर टैक्टिक्स एज वेल, ठीक है। ऑफ कोर्स हमने देखा कि अगर आप पावर आपके पास उसी वक्त होगी जब आप somebody will be dependent on you. If somebody is not dependent on you for your expertise या resources के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो आपकी you don't have any power. Tactics को हमने देखा डिफरेंट पावर के, हमने ये भी देखा कि क्या डिफरेंट पावर बेसिस कौन कौन सी हैं, when they are more effective, और फैक्टर्स कौन से हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं चॉइस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ पावर टैक्टिक्स को, एंड ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि आपने जो अपवर्ड इन्फ्लुएंस के लिए, डाउनवर्ड इन्फ्लुएंस और लेटरल इन्फ्लुएंस के लिए कौन से डिफरेंट पावर टैक्टिक्स जो हैं वो आपने यूज़ करने हैं, ठीक है। जैसे रैशनल परसुएशन वगैरह को देखा था हमने, इनग्रेटिएशन को देखा था, एंड वी डिस्कस्ड अ नंबर ऑफ अदर जो है वो फैक्टर्स, लेजिटिमेसी देखी। सो इस तरह के हमने काफ़ी सारे फैक्टर्स जो हैं वो डिस्कस किए इन रिलेशन टू द पावर टैक्टिक्स। फिर पॉलिटिकल बिहेवियर को देखा, मॉडल मैंने आपको पूरा बताया पॉलिटिकल बिहेवियर का, जिसमें हमने पॉलिटिकल स्किल्स को डिस्कस किया। ये देखा कि कैसे सम पीपल हु आर बेसिकली मोर डिफेंसिव होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं, एंड जो है वो सम आर मोर उनके एग्रेसिव एंड पॉलिटिकल ज़्यादा होते हैं। तो द पीपल हु आर मोर डिफेंसिव एग्रेसिव, हाउ इट कैन बी डिफेंसिव, हाउ इट कैन द पावर जो है दे सी दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज पॉलिटिकल, तो उनके ऊपर कैसे रिएक्शंस, कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिटिक्स है वो एम्प्लॉयज़ को, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट पॉलिटिकल बिहेवियर्स को हमने डिस्कस किया इन रिलेशन टू दिस। फिर डिटर्मिनेंट्स को देखा ऑफ द पॉलिटिकल बिहेवियर, इसमें ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स भी देखे, पर्सनैलिटी फैक्टर्स भी देखे, और इन्फ्लुएंसेस को देखा, और रिसोर्स एलोकेशंस ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स के साथ डिस्कस किया। इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को दिया था, बेसिकली एक्सप्लेन टू यू के कैसे द डिफरेंसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में, और जो दूसरे इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं, डिस्कशंस हैं, जैसे बिटवीन इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को देखा, सेक्सुअल हैरेसमेंट को देखा, फिर हमने डिस्क्रिमिनेशन को देखा, फिर हमने बेसिकली डाइवर्सिटी को देखा। तो ये चार जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमने इस अपने टॉपिक में डिस्कस किए थे। तो इन चारों की अंडरस्टैंडिंग, इनमें डिफरेंसेस जैसे डिस्क्रिमिनेशन में और जो है वो डाइवर्सिटी मैनेजमेंट में क्या फ़र्क है, या डिस्क्रिमिनेशन में और इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में क्या फ़र्क है। तो ये अक्सर लोग, मैं जब स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन और इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का डिफरेंस बताएं, तो दे आर अनेबल टू आंसर, मतलब वो कंफ्यूज कर जाते हैं, मिक्सअप कर जाते हैं, उनकी जो क्लॉजेज हैं उनको मिक्सअप कर जाते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। तो डिफरेंट जो डिस्क्रिमिनेशन एलिगेशंस हैं, डिफेंसेस अगेंस्ट दोज, हमने यहाँ पे भी अगेन मैंने आपको बताया था कि आप लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं।
जो इसको भी आपने देखना है कि डिफेंसेस का क्या मतलब है, क्या बेसिस क्या है डिस्क्रिमिनेशन एलिगेशंस की, ठीक है, फिर डिफेंसेस क्या है अगेंस्ट दोज एलिगेशंस। आपको ये इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए। बोनाफाइड ऑक्यूपेशनल क्वालिफिकेशन और बिजनेस नेसेसिटी को लोग जो है वो गड़बड़ कर जाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं, आपस में इनकी क्लॉजेस को मिक्सअप कर देते हैं। तो ये इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि क्या इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और कैसे दे कैन बी यूज्ड एज अ डिफेंस अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन एलिगेशंस। ठीक है, तो सोर्सेज भी मैंने आपको बताए थे। सोर्सेज में हमने जैसे वो रूल ऑफ थंब वगैरह देखा था, टेस्ट देखा था एक, तो और कुछ हमने फैक्टर्स देखे थे कि वो कैसे सोर्स बनते हैं, दे कैन बिकम सोर्सेज फॉर डिस्क्रिमिनेशन एलिगेशंस, जिनकी बेस पे आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, और फिर आपके पास क्या डिफेंसेस हैं। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस हमने डिस्क्रिमिनेटरी देखी, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन देखा कि व्हेन रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड जो दूसरी होती है आपकी वर्ड ऑफ माउथ वगैरह, हाउ दे ऑल बिकम, या जो आपकी ड्रेसिंग होती है, अपीयरेंस है आपकी, जो फिजिकल अपीयरेंस है वो कैसे जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस जो है वो हाउ इट बिकम्स डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस। आपके जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैसे आपकी बन सकती हैं, डिस्क्रिमिनेटरी बन सकती हैं। यू कैन बी सूड अगेंस्ट देम इन द कंपनी, इन द कोर्ट। देयरफॉर कैसे आपने केयरफुली इनको इवेलुएट करना है और यूज़ करना है। डाइवर्सिटी मैनेजमेंट को हमने डिस्कस किया, और उसमें मैंने जो है वो आपको बताया था इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और अफर्मेटिव एक्शन के बारे में बताया था। तो हमने ये देखा था कि कैसे जो है वो इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अफर्मेटिव एक्शन में क्या डिफरेंसेस हैं। अफर्मेटिव एक्शन का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए। स्टेप्स अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम में गाइडलाइंस दी हुई हैं, इसमें वो हमने डिस्कस की थी। फिर इसके बाद हमने इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी थ्रू मैनेजमेंट, डाइवर्सिटी मैनेजमेंट देखा। डाइवर्सिटी मैनेजमेंट में मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में आप ये शो हो सकता है, या क्या इंडिकेटर्स हैं, क्या इनिशिएटिव्स हैं, या व्हाट शोज के ऑर्गेनाइजेशन जो वो डाइवर्सिटी मैनेजमेंट प्लान जो है वो दैट इज इन एक्शन और दैट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। माइनॉरिटी रिक्रूटमेंट के ऊपर हमने डिस्कशन की, और रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन हमने देखी कि कैसे जो आपका अफर्मेटिव एक्शन प्लान है उसको रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन भी कहा जाता है, और क्या उसके ऊपर क्रिटिक है, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर क्या क्रिटिक है। तो ये सारी चीज़ें इन रिलेशन टू द डाइवर्सिटी मैनेजमेंट, इन कॉन्सेप्ट्स की आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। इनमें जो डिफरेंसेस हैं, सटल डिफरेंसेस हैं, मतलब दे आर नॉट दैट सटल ईदर, दे आर टोटली डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट्स एंड कॉन्स्ट्रक्ट्स, लेकिन आई डोंट नो व्हाई, लेकिन आप लोग उनको डेफिनेशंस में या उनके एक्सप्लेनेशन में आप यू पीपल कंफ्यूज देम अ लॉट, बहुत आप उनको कंफ्यूज कर जाते हैं। जैसे इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है तो उसमें आप लिख देंगे कि मैनेज करना उनको वर्कफोर्स को, different group of people को, but it's actually not about the managing of the different types of the workforce। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग प्रॉब्लम्स कर जाते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने जो है अपना रिक्रूटमेंट को हमने देखा। तो बेसिकली हमने अपने लेक्चर 24 से HRM प्रैक्टिसेस को वी स्टार्टेड लुकिंग देम, और मेनली मैंने आपको दो तरह की प्रैक्टिसेस करवाई। एक तो रिक्रूटमेंट बताई और दूसरी आपको मैंने सिलेक्शन बताई। इसके अलावा मैंने आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में भी बताया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, कॉम्पनसेशन के बारे में भी, लेकिन उनके ऊपर हमने ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं किया था, क्योंकि हम डिफरेंट अपने जो सेक्शंस थे उनमें ऑलरेडी उनको समहाउ देख चुके थे। जैसे कॉम्पनसेशन रिवॉर्ड्स को कैसे डिटरमिन करना है, प्लान्स, पे प्लान्स क्या होने चाहिए, हाउ डिफरेंट ऑप्शंस क्या हैं, वो ये आप डिस्कस्ड मोटिवेशन वाले में किया था। एंड देन जो दूसरा था आपका ट्रेनिंग डेवलपमेंट का, उसको भी हम डिफरेंट स्किल्स इन रिलेशन टू स्किल्स, मोटिवेशन में, एबिलिटी स्किल्स वाले में, तो इन डिफरेंट वेज हम उसको भी डिस्कस कर चुके थे। तो इसमें हमने मेनली रिक्रूटमेंट को डिस्कस किया, डिफरेंट सोर्सेज देखे रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बीच में डिस्टिंक्शन। अगेन आप लोगों में से अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर हमें नहीं पता होता लेमैन को कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, तो इनको हमने इसमें क्लैरिटी ली। उसके बाद हमने सोर्सेज देखे इसके रिक्रूटमेंट के, इंटरनल सर्चेस को देखा, एम्प्लॉई रेफरेंस को देखा और रिकमेंडेशंस को देखा। वी सॉ कि कैसे इन सोर्सेज जो हैं ये दे आर, इनकी अपनी स्ट्रेंथ्स भी हैं और वीकनेसेस भी हैं। तो इंटरनल सर्च जो है उसकी भी हमने कुछ वीकनेसेस देखी, ड्रॉबैक्स देखे और उसकी स्ट्रेंथ्स देखी। इसी तरह जो एम्प्लॉई रेफरेंस और रिकमेंडेशंस थे उनके भी पॉजिटिव और नेगेटिव्स देखे।
फिर हमने कुछ और सोर्सेज अपने 25th लेक्चर में डिस्कस किए थे, विच वर अगेन बेसिकली रिलेटिंग टू द रिक्रूटमेंट। तो इनमें एक्सटर्नल सर्चेस थी, ठीक है, जिसमें आप ऐड वगैरह प्लेस करते हैं जब, और इसमें मैंने आपको वो भी बताए थे, पीओ बॉक्स एड्स मैंने आपको बताया था कि कैसे सम ऑर्गेनाइजेशंस वो देती हैं, फिर उनके मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स बताए थे कि क्या हैं, और रिक्रूटिंग ग्लोबली बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था रिलेटेड टू दिस रिक्रूटमेंट। उसमें मैंने आपको बताया था कि आप रिक्रूटमेंट्स व्हेन आप मल्टीनेशनल होते हैं और जब आप अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करते हैं तो फिर हाउ यू हैव टू मेक द रिक्रूटमेंट्स, ग्लोबल रिक्रूटमेंट इज हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम लोकल रिक्रूटमेंट। तो क्या चैलेंजेस हैं जो दैट यू हैव टू फेस, क्या चीज़ें हैं जो आप कंसिडर करते हैं, यू शुड नो। एक कंपैरेटिव एनालिसिस आपको आना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस फिर हमने स्टार्ट किया और उसमें हमने 8 स्टेप्स देखे, आपको मॉडल मैंने बताया और एक इन वेरी इजी एंड सिंपलिस्टिक वे मैंने आपको बताया कि कैसे सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट्स विद द इनिशियल स्क्रीनिंग इंटरव्यू, फिर इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू है, बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशंस आर डन, and then conditional job offer is made, and after that the medical physical exam is conducted, and then the final जो permanent job offer है वो की जाती है। तो जो हमारा 26th लेक्चर था उसमें हमने सिलेक्शन प्रोसेस को फिनिश किया और उसके साथ हमने सिलेक्शन देखी फ्रॉम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। सो फाइनल थॉट्स थी देखी हमने एक्सेलिंग एट द इंटरव्यू, उसके बारे में आपको टिप्स बताई कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द इंटरव्यू तो क्या चीज़ें हैं विच यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ। मैंने जैसे आपको बताया, हमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में हमने देखा, इसके आउटकम्स को देखा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के, और ये देखा कि इसके क्या बेनिफिट्स और कॉस्ट हो सकती हैं फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस, और एंड आल्सो हाउ द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू टेक इनटू अकाउंट द कॉन्टेक्स्ट बिफोर डूइंग दिस ट्रेनिंग्स और डेवलपमेंट या एनालिसिस वगैरह करने से पहले। HR के बारे में मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया, दैट हु इज मैनेज्ड, हु इज इन्वॉल्व्ड, वी डिस्कस द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ HR, ठीक है। क्रिटिकल HR गोल्स हमने देखे, स्ट्रेटेजिक टेंशंस देखी इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, डिफरेंट मैंने आपको स्कूल्स ऑफ थॉट के बारे में बताया अपने 27th लेक्चर में, विच वाज द बेस्ट फिट और बेस्ट प्रैक्टिसेस स्कूल ऑफ थॉट था। इन दोनों का मैंने आपको क्रिटिसिज्म बताया, इन दोनों की मैंने स्ट्रेंथ्स बताई, वीकनेसेस बताई, और अब मैंने आपसे पेपर में पूछना है कि बेस्ट फिट और बेस्ट प्रैक्टिस आपके ख्याल में इन दोनों में से कौन सी अप्रोच बेहतर है, तो आई विल सी कि आप लोग क्या आंसर देते हैं। चलें, ये भी आपको मैंने हिंट दे दिया है, ठीक है। उसके बाद हम क्रिटिक ऑफ द व्यूज, इसको हमने देखा जो मैंने आपको जैसा बताया है। उसके बाद हमने अपने 28th लेक्चर में मैंने आपको स्ट्रेटजी और स्ट्रक्चर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है, कि स्ट्रक्चर कैसे हम हाउ वी डिफाइन द स्ट्रक्चर, क्या एलिमेंट्स हैं जो मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, व्हाट डू वी मीन बाय स्ट्रक्चर। फिर हमने देखा कि स्ट्रेटजी और स्ट्रक्चर को व्हाई वी नीड टू मैच द स्ट्रेटजी एंड द स्ट्रक्चर एंड हाउ इट कैन बी मैच्ड, और अगर इनमें मिसमैच हो तो देन व्हाट आर द आउटकम्स। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं दैट व्हाट विल बी द आउटकम इफ द स्ट्रेटजी डज नॉट मैच स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये यू शुड बी एबल टू आंसर इट। उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंट फॉर्म्स देखी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, जिसमें हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर देखा, डिविजनल स्ट्रक्चर देखा, SBU एंड मैट्रिक्स स्ट्रक्चर देखा। मैंने आपको बताया कि कैसे ये डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं इनके फीचर्स कितने डिफरेंट हैं, ठीक है, और क्या क्या इनकी फंक्शंस क्या हैं, मतलब इन चारों स्ट्रक्चर्स की क्या क्वालिटीज़ क्या हैं, हाउ दे आर वन स्ट्रक्चर, व्हाट आर द फैक्टर्स विच डिफरेंशिएट वन फ्रॉम द अदर। सो इनमें आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं स्पैन ऑफ कंट्रोल पूछूं तो यू शुड बी एबल टू आंसर मी कि इनमें इन स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल के, ठीक है ना। तो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स पूछूं तो आपको बताना चाहिए कि क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स के। देन ये हमारा था 29th लेक्चर था। उसके बाद जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया स्ट्रेटजी डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है, क्योंकि आई हैड ऑलरेडी मैंने आपके साथ HRM को डिस्कस किया था, मैंने आपको स्ट्रेटेजिक HRM के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, ठीक है। आई हैड टोल्ड यू के अबाउट द जो है वो स्ट्रक्चर के बारे में फिर मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी थी कि हाउ द एक स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो कैसे बनता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं स्ट्रक्चर जो है वो उसमें डिपार्टमेंटलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन वगैरह। फिर मैंने ब्यूरोक्रेटिक और ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताया, मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन बताया, ऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया,
तो हमने बहुत डिटेल में स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था और मैंने आपको एक टेबल से, फिगर से की हेल्प से भी बताया कि कैसे जो है वो आपको जो ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेटजी और स्ट्रक्चर को कैसे मैच करना होता है। तो फिर ऑफ कोर्स देन आई थॉट कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम स्ट्रेटजी के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन हो कि स्ट्रेटजी डेवलप होती कैसे है। तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग एट द कॉर्पोरेट लेवल मैंने आपको बताया डिफरेंट स्टेप्स बनाए कि कैसे जो है वो मैनेजमेंट को, लोअर मैनेजर्स को इन्वॉल्व किया जाता है स्ट्रेटजी डेवलपमेंट प्रोसेस में, एंड हाउ द स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट कम्स इनटू बीइंग। इसमें फिर मैंने आपको डिफरेंशिएट भी करके बताया था कि जो प्लान्ड स्ट्रेटजीज होती हैं, इंक्रीमेंटलिज्म के बारे और डिफरेंट सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बड़े डिटेल में बताए। फिर हमने विजन और मिशन स्टेटमेंट्स की, इनकी मैंने आपको बताया कि हाउ द विजन एंड मिशन स्टेटमेंट्स जो हैं इनकी डेवलपमेंट कैसे होती है और क्या इनकी इम्पोर्टेंस है। फिर मैंने मिशन स्टेटमेंट का आपको ये भी बताया कि क्या जो है वो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ गुड मिशन स्टेटमेंट, क्या एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए। तो आपको यू शुड बी एबल टू, जब आप लोग ये करें तो आपको मैं अगर एक विजन या मिशन स्टेटमेंट दूं तो आपको ये बताना चाहिए कि एक ये विजन स्टेटमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट विजन स्टेटमेंट है या नहीं है। ठीक है, आपको ये आना चाहिए कि वो उसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं जो एक अच्छी विजन और मिशन स्टेटमेंट में होने चाहिए, और अगर नहीं है, मिसिंग है, तो कौन से, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो उनमें होने चाहिए, ये आपको यू शुड बी एबल टू आंसर दिस। तो इस तरह से हमने दिस वाज आवर 30th लेक्चर अबाउट, इस तरह से हमने अब इस कोर्स को फिनिश किया। इसमें हमने बेसिकली देखें बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली वी डिस्कस्ड अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस कोर्स ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जिसमें हमने डिफरेंट ब्रांचेस की का इन्फ्लुएंस देखा ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, उनकी स्टडी देखी, बिहेवियर को देखा हमने, ओवरऑल स्टडी होती है एम्प्लॉय बिहेवियर की कि क्या फैक्टर्स कहाँ कहाँ पे कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कैसे इंटरप्ले हो रहा है बिटवीन HRM, बिटवीन स्ट्रेटजी, बिटवीन स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी के HRM के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी, आपको ये बताया कि स्ट्रेटजी के HRM बिहेवियर के साथ कैसे लिंक्ड है। तो अगर मैं आपको ये पेपर में क्वेश्चन दे दूं कि हाउ डू यू थिंक दैट स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज बेनिफिटिंग और हाउ डू यू थिंक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज बेनिफिटिंग फ्रॉम स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो आपको मुझे बताना आना चाहिए। ठीक है, कि कैसे स्ट्रेटजी जो है वो लिंक्ड है स्ट्रक्चर के साथ, स्ट्रक्चर लिंक्ड है आपके बिहेवियर के साथ, एम्प्लॉय बिहेवियर के साथ, और देयर आर नंबर ऑफ अदर लिंक्स एज वेल। तो आपको ये इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो आनी चाहिए। तो इसलिए हमने इसमें टीम लेवल के ऊपर, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर डिफरेंट। तो ये एक चीज़ सिर्फ आप लोग अपने ज़हन में रखिएगा कि हमने उतनी रिलीजियसली फॉलो नहीं किया, यानी कि इंडिविजुअल लेवल से हम ग्रुप पे और फिर ऑर्गेनाइजेशन पे इस तरह से नहीं मूव हुआ ड्यू टू सर्टन डिफरेंट डिफिकल्टीज। कुछ लेक्चर्स जो हैं वो आपको पहले रिकॉर्ड करवा दिए गए और कुछ बाद में करवाए गए, तो उसमें फिर ये है कि उस तरह से वो वाला ऑर्डर इतनी रिलीजियसली फॉलो नहीं हुआ हुआ। यू डोंट हैव टू कंफ्यूज इट, लेकिन हर लेक्चर में आपको ये बताया गया है कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप लेवल का क्या डिफरेंसेस हैं। सो यू शुड बी एबल टू लोकेट अगर कोई एक दो ऊपर नीचे, और दैट डजंट मैटर ऑल्सो। पेपर के पैटर्न का आई एम श्योर कि आप लोग यू मस्ट बी फेमिलियर विद द पैटर्न ऑफ द पेपर, कि कैसे आपको आपके क्विजेस भी हैं, 4 क्विजेस हैं, ये 4 असाइनमेंट्स या 4 जो ग्रुप डिस्कशन पॉइंट्स हैं या क्या वो हैं आपके, और फिर दे आर ऑल इवेलुएटेड अगेंस्ट ऑफ कोर्स, और फिर आपका सेशनल्स हैं, यू हैव 2 सेशनल्स एंड यू हैव 1 फाइनल एग्जाम, और उसी तरह ही इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी जैसे पहले हमेशा आपकी होती है दूसरे कोर्सेज में भी। 25 मार्क्स हैं वो इन क्विजेज, असाइनमेंट्स और ग्रुप डिस्कशन वगैरह के हैं, ग्रेडेड डिस्कशन पॉइंट्स के हैं, और फिर जो 25 मार्क्स हैं वो आपके 10 मार्क्स फर्स्ट सेशनल, 15 सेकंड सेशनल, और जो है वो 50 मार्क्स जो हैं वो आपके फाइनल जो टर्मिनल एग्जाम्स हैं उनके होंगे। पेपर आपके लिए, आपको बुक्स मैंने ऑलरेडी अपने फर्स्ट लेक्चर में बता दी हुई हैं जिनसे आपने इसकी प्रेपरेशन करनी है, और बुक से आपको पेपर आएगा। कुछ मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो चीज़ें मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई हैं, एग्जांपल्स, केस स्टडी और एनी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको एक्स्ट्रा दी है विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर बुक, आई विल नॉट इवेलुएट फ्रॉम दैट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, या अगर कोई स्लाइड भी इस तरह की है विच इज़ नॉट, जो आपको मैंने बुक्स रेफर की हैं, अगर वो उनमें से नहीं है तो मैं उनमें से आपको मार्क या इवेलुएट नहीं करूँगी, ऑल्दो मैंने आपको वो पढ़ाया है। लेकिन आप अगर वो बुक्स जो आपको रेफर की गई हैं उन बुक चैप्टर से ही इनको प्रिपेयर कर लें, ठीक है, तो दैट वुड बी ग्रेट एज वेल।
ठीक है, तो वो भी काफ़ी होगा। तो उनको आप थॉरली पढ़ें, लेकिन उन बुक्स के अगेंस्ट आपकी स्ट्रिक्ट इवैल्यूएशन होगी। अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ यू आर बीटिंग अबाउट द बुश, आप और पूरे सम स्टूडेंट्स व्हाट दे डू इज दैट उनको एक क्वेश्चन पूछा गया, उसके आंसर में पूरे का पूरा चैप्टर लिख देंगे या मोस्ट ऑफ द पार्ट्स लिख देंगे कि कोई तो ठीक होगा। इफ यू डू लाइक दैट, तो वो ऑफ कोर्स वो एक नेगेटिव, दैट विल गिव अ वेरी नेगेटिव इंप्रेशन। उससे ये पता चलता है कि यू आर नॉट फोकस्ड एंड यू डोंट नो कि व्हाट इज द एक्चुअल और व्हाट इज द राइट आंसर, सो यू आर राइटिंग एवरीथिंग इन देयर। तो वो गलत है। सो आई वुड लाइक कि आप आंसर्स बिल्कुल टू द पॉइंट दें, बेशक बुलेट पॉइंट्स में आप आंसर्स दें, लेकिन कंटेंट शुड बी देयर। जो चीज़ आपको करवाई गई है, जो आपकी बुक में मौजूद है, वो अगर आप एक क्वेश्चन है उसके आंसर में 4 पॉइंट्स आपकी बुक में दिए गए हैं, तो वो चारों पॉइंट्स ऑफ कोर्स आपके होने चाहिए, और मुझे कोई 5वां पॉइंट नहीं चाहिए, ना मैं उसको आपको मार्क करूंगी 5वें पॉइंट के अगेंस्ट, इवन इफ यू हैव रिटन दैट, ठीक है। तो इसलिए उन्हीं वही लिखें जो आपको दिया गया, और उसी के अगेंस्ट में आपकी एक इवैल्यूएशन जो है वो होगी। तो इस तरह से इवैल्यूएशन होगी। पावर पॉइंट्स आर नेवर अ सोर्स टू प्रिपेयर। पावर पॉइंट से प्लीज इन स्लाइड से आप लोग प्रिपेयर ना कीजिएगा, देयर नेवर अ प्रिपरेशन मटेरियल। ना इसके साथ जो आपको नोट्स मिलेंगे वो भी प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल नहीं है। बुक्स आर फॉर योर प्रिपरेशन। तो इसलिए कल को जब आप लोगों के मार्क्स अगर कम आए, दोज पीपल जिन्होंने स्लाइड से पढ़ा हो या नोट से पढ़ा हो, तो वो ऑफ कोर्स उतनी एक्सप्लेनेशन नहीं होती जितनी आपकी बुक में दी होती है, उतनी इन स्लाइड्स में नहीं दी होती। उनका ये मकसद नहीं होता कि उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए, ठीक है। तो इसलिए आप बुक से पढ़ेंगे, ठीक है, स्लाइड से, और अगर उनसे पढ़ेंगे तो यू लूज योर मार्क्स, दैट शुड बी वेरी क्लियर, यू लूज अ लॉट ऑफ मार्क्स देन, ठीक है। तो इसलिए प्लीज जो आपको बुक्स रेफर की गई हैं उनको बहुत थॉरोली पढ़ें। पहले बुक पढ़ें, फिर लेक्चर सुने, एंड देन अगेन रीड द बुक, तो इट वुड बी ग्रेट, ठीक है। या अगर आप पहले लेक्चर सुनना चाहते हैं, देन दैट हेल्प्स यू इन रीडिंग द बुक, तो यू कैन डू दैट एज वेल, बट यू नीड टू गो थ्रू द बुक मैनी टाइम्स। 2-3 दफ़ा हर कॉन्सेप्ट को, हर चीज़ को आप पढ़ें। So with this, I come to an end of today's lecture as well as this course. I hope you enjoyed this course together with me. I wish you all the best with this course and for the rest of your endeavors as well. Thank you very much. See you again sometime next time. Allah Hafiz.